गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो अपना चल रहा था टॉपिक एसेंट ऑफ शेप था रसारोहण, आज हम उससे आगे का नया टॉपिक ले रहे हैं जो कौन सा है, ट्रांसपायरेशन। यानी कि वाष्पोत्सर्जन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है इसमें से कुछ ना कुछ। तो वाष्पोत्सर्जन आप वैसे जानते ही हो, कोई नया टॉपिक है नहीं आपके लिए ये, लेकिन फिर भी इसकी सामान्य जानकारी अपन पहले क्या है देख लेते हैं, फिर आगे करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर की रसारोहण की क्रिया के अंदर जो जड़ें हैं वो मृदा से क्या करती हैं, जल का अवशोषित करती हैं, और एसेंट ऑफ शेप के कारण ये जड़ जो है वो नीचे से ऊपर की ओर क्या हो जाता है, आपका पहुंच जाता है। पत्तियों तक जब ये ऊपर पहुंच जाता है तो पत्तियों के अंदर क्या होते हैं, आपके रंध्र पाए जाते हैं, और इन पत्तियों की सतह मुख्य पार्ट है। वैसे पत्तियों के अलावा पादप के संपूर्ण बॉडी से क्या होता है, जो जल है वो वाष्प के रूप में क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। यही घटना आपकी क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो इसकी अगर डेफिनेशन देना जाए, चाहे तो अपन सीधा कह सकते हैं क्या हो गया, पादप के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये तो क्या हो गई, वाष्पोत्सर्जन की डेफिनेशन हो गई। यहां हमने एक शब्द लिया है, पादप के वायवीय भाग। अब ये वायवीय भाग कौन कौन से हो सकते हैं भाई? वायवीय भागों में देखें, नीचे से शुरू करते हैं अपन। जड़ वायवीय पार्ट हो गया आपका, थोड़ा बहुत आता ही है, नीचे जमीन में रहता है। वैसे जड़ हो गया, तना हो गया और पत्ती हो गई। ये सब के सब क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के अंदर भाग लेते हैं। जड़ें भी लेती हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा के अंदर होता है। सबसे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो कौन करता है, ये पत्ती करती है। सबसे अधिक किससे होता है, पत्ती के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। तो पत्ती में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं आपके। इन रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, सबसे अधिक होता है। रंध्र जो हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। कहीं पर दोनों सतह पे भी होते हैं, कहीं पर एक सतह भी होती हैं। वो निर्भर करता है पादप की वैरायटी के ऊपर, उसके आवासों के ऊपर निर्भर करेगा। वो अपन नहीं बताएंगे यहाँ पर आपको। तना है, तने के अंदर भी क्या होता है, इससे भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, लेकिन थोड़े कम। तनों में क्या होते हैं, वात रंध्र पाए जाते हैं आपके। क्या पाए जाते हैं, वात रंध्र पाए जाते हैं। इन वात रंध्रों के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इनके अंदर भी वात रंध्र पाए जाते हैं, इनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। लेकिन प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होगी, रंध्रों के द्वारा ही होती है। तो सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन इसके द्वारा होता है। अब देखो, पादप क्या करता है, एसेंट ऑफ शेप की क्रिया के द्वारा भूमि से बहुत सारा जल क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में केवल 1% जल को ही क्या करता है, अपनी आवश्यक क्रियाएं जो होती हैं उनके अंदर काम में लेता है। बाकी 99%, 99% जल को तो क्या कर देता है, ये उत्सर्जित कर देता है।
तो ये क्या है, एक हानिकारक घटना भी होती है। इसीलिए कर्टिस नाम के वैज्ञानिक ने इसको क्या एसेंशियल इविल के नाम से इसको बताया है कि ये क्या है, एक क्या नाम बुराई ही है, यानी कि एक अनावश्यक रूप से क्या होता है, पानी का इससे क्या होता है उत्सर्जन होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा अपने राजस्थान में हाईवे पर पहले बड़े यूकलिप्टस के प्लांटों को क्या लगाया जाता था, लेकिन आजकल इतने बड़े प्लांट नहीं लगाए जाते हैं। अब छोटे प्लांट, वो भी कौन से जीरोफाइड प्लांटों को ज़्यादा लगाया जाता है, जैसे कि नीरियम आदियों को आपने देखा होगा बहुत सारे लगे हुए, बोगनवेलिया नीरियम को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। वो इसीलिए क्योंकि ये ज़्यादा पानी का क्या हानि नहीं करते हैं, जबकि यूकलिप्टस से बहुत ज़्यादा पानी की क्या होती है, हानि होती थी। तो इस वजह से उनको स्टॉप करके दिया गया है कि जो जल स्तर क्या है नीचे ना गिरे। इन क्षेत्रों में देख सकते हो जल स्तर गिरने में ये भी एक बहुत बड़ा रीजन सामने आया था। अब यहाँ केवल 1% ही काम क्या आ रहा है, जल आ रहा है, बाकी आता नहीं है। तो ये बहुत एक खतरनाक, एक हानिकारक क्या है आपकी घटना भी होती है। लेकिन हम जानते हैं कि बिना जल के तो कुछ कार्य हो ही नहीं सकता, पात्रों को जल तो चाहिए ही, तो जल भी नेसेसरी है, इसलिए इस क्रिया का होना भी मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपको वाष्पीकरण की क्रिया को पढ़ना है तो हमें सबसे पहले पत्ती की संरचना की थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको थोड़ी आउटलाइन जानकारी देता हूँ। पत्तियों में देखते तो पत्तियों में एक ऊपर और एक नीचे दो प्रकार की एपिडर्मिस पाई जाती है। एक तो एपिडर्मिस क्या हो गई आपकी, ये हो गई ऊपर, और एक एपिडर्मिस कहाँ पाई जाती है, नीचे पाई जाती है। तो ये दो एपिडर्मिस से क्या है आपकी यहाँ देखने को आपको मिलेंगी। ऊपर वाली को अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये तो क्या कहलाती है आपकी अपर एपिडर्मिस कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। इसके बीच वाला जो ये पूरा पार्ट है, इस पार्ट में क्या होता है, एक उत्तक भरा होता है आपका पूरा, है ना। तो ये जो उत्तक है, ये दो भागों के अंदर अपन ने क्या कर रखा है, यहाँ बीच में तो क्या है आपका एक वस्कुलर बंडल होता है, उसको मैं अलग कर देता हूँ। बाकी के अंदर दो प्रकार की सेल देखनी पड़ती हैं। तो पेलिसेड सेल्स हो गई आपकी, ऐसे लंबी खंभाकार क्या है पेलिसेड उत्तक हो गया, और नीचे क्या है इस प्रकार से स्पंजी उत्तक पाया जाता है। और ये जो नीचे वाली एपिडर्मिस है, नीचे वाली एपिडर्मिस पर जगह जगह आपका क्या मिलेगा, इस प्रकार से रंध्र आपके क्या होते हैं, ये पाए जाएंगे। तो ये रंध्र आपके क्या होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो आपके क्या हो गए स्टोमेटा। तो ऐसी संरचना क्या होती है, पत्ती की होती है। तो जो रंध्र हैं आपके, यही वो कारक हैं जो क्या करते हैं, वाष्पभवन की क्रिया के अंदर सहायक होते हैं। तो हमें मेन जो पढ़ना है यहाँ पर, वो रंध्र की संरचना को पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक रंध्र की संरचना को हम समझेंगे नहीं, तो हम आगे वाष्पभवन क्रिया को कैसे कंट्रोल करते हैं, उन चीज़ों को क्या समझ नहीं पाएंगे। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो हम पहले रंध्रों को समझते हैं, क्या है ये। रंध्र की संरचना, इसके लिए रंध्र का डायग्राम बनाते हैं पहले अपन।
ये देखो, ये बीच वाला पार्ट है, नामकरण बाद में करेंगे। ये दो कोशिकाएं बनी जिन्हें द्वार कोशिकाएं अपन क्या कहते हैं। द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल आपका काफ़ी मात्रा के अंदर पाया जाएगा। साथ में ये तो आपका क्या हो गया, क्लोरोफिल अपन ने बना लिया। मैं डबल लाइन में इसको कर देता हूँ। और एक ये केंद्रक इसके अंतर्गत हो गया। इसके बाहर एपिडर्मल सेल्स होती हैं आपकी, सहायक कोशिकाएं भी जिन्हें अपन किया है। ये एक रंध्र की संरचना है। अगर देखें बीच वाला जो पार्ट है अपन ने, इसको कहते हैं अपन स्टोमा, यानी कि ये रंध्र होता है। इसे ये तो क्या है आपका एक स्टोमा, एक छिद्र नुमाई संरचना होती है आपकी, जो कि क्या है, दो द्वार कोशिकाओं के घिरने से बना है। किससे बना है, दो द्वार कोशिकाएं हैं। तो ये आपकी क्या कहलाती है, द्वार कोशिका, जिसे अपन गार्ड सेल कहते हैं। द्वार कोशिका। और इसके बाद में क्या होता है आपका, बाहर ये पाए जाती है स्टोमेटल सेल्स होती हैं आपकी सब। तो ये सब्सिडियरी सेल्स कहलाती हैं आपकी, सब्सिडियरी सेल्स। अब इनमें अंतर क्या है सेल्स के अंदर, देखो ये जो स्टोमेटा होता है गार्ड कोशिका, उसकी इनर भित्ति हमने क्या की है, थिक बनाई है। जो इनर लेयर है वो तो क्या होती है, काफी थिक होती है, और आउटर लेयर है वो एक थिन मिलेगी, काफी पतली पाई जाती है। आंतरिक भित्ति तो क्या है, मोटी दिख रही है आपको, और बाह्य परत देखो आप कैसी है, कैसी है, पतली है। इसी प्रकार से दूसरा एक केंद्रक होता है, लेकिन अनेकों क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। तो काफी ज्यादा क्या इसमें हरित लवक की जो मात्रा है, प्रचुर मात्रा के अंदर क्या होता है, पाई जाती है। और हरित लवक पाए जाने के कारण ये कोशिकाएं क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी क्या करती हैं, सहायक होती हैं। इसके बाहर द्वार कोशिकाओं को क्या है, सब्सिडी सेल्स घेरे रहती हैं। इनके अंदर हरित लवक अनुपस्थित होता है। तो मेन बात क्या है, याद रखना है, हरित लवक इनके अंदर नहीं पाया जाता, लेकिन केंद्रक इनके अंदर क्या होता है, पाया जाता है। ये तो आपका क्या हो गया, हरित लवक, क्लोरोफिल, और ये क्या हो गया, केंद्रक। और यहां केवल क्या मिलेगा, केंद्रक ही होता है, हरित लवक क्या होता है, एब्सेंट इसके अंदर पाया जाता है। तो ये आपकी क्या हो गई, संरचना हो गई किसकी, रंध्र की। अब यहाँ पर द्वार कोशिकाएं और स्टोमा हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्टोमेटल एपरेटस क्या बनाते हैं, रंध्री उपकरण का क्या करते हैं, निर्माण ये करते हैं। क्या करेंगे, रंध्री उपकरण का ये निर्माण आपका करते हैं। अब देखो क्या होता है, रंध्र पूरी बॉडी पे पाए जाते हैं। वाष्प हमने क्या ना, पूरी बॉडी पे क्या, पत्तियों के अंदर ये पाए जाते हैं। तो ये एक मेन संरचना है किसकी, रंध्र की, जो वाष्पोजन में मुख्य रूप से सहायक होती है। तो इसको एक बार आप, रंध्र आपका कहाँ पाया जाता है, मोस्टली पत्तियों पे ही देखने को ज़्यादा मिलते हैं, जो ऊपरी व निचली सतह पर हो सकते हैं आपके। ये द्वार, यहाँ पर क्या होता है, दो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन द्वार कोशिकाएं क्या करती हैं, बीच में एक छिद्र का निर्माण करती हैं, जिसे अपन स्टोमा कहते हैं। द्वार कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति जो है वो थिक होती है, बाह्य भित्ति आपकी क्या होती है, पतली पाई जाती है। पतली पाए जाने के कारण इनमें कभी ये क्या फूलेंगी तो बाहर की ओर फूलेंगी, ना कि अंदर की ओर। तो प्रेशर किधर पड़ेगा, ऊपर की ओर जाएगा, जिससे ये छिद्र क्या होता है, फैलता है, जिससे रंध्र खुलते हैं, है ना। और इनमें क्या होगा, हरित लवक पाया जाता है केंद्रक। इसके बाहर क्या होते हैं, सब्सिडी सेल्स होती हैं,
जिनके अंदर केवल केंद्रक ही पाया जाता है। ये तो एक सामान्य द्विबीजपत्री पादप में इसी प्रकार के रंध्र होते हैं, लेकिन गेहूं के अंदर ऐसे रंध्र नहीं पाए जाते हैं, है ना। अगर अपन ग्रेमिनी कुल के पादपों की बात करें, वहाँ डंबलाकार आकृति के क्या होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। ऐसे डंबल होते हैं, आप लोगों ने देखोगे पहले पेटी आदि करते थे ना अपन, जब अमृत लेते थे, इस प्रकार से ये हो गया आपके डंबल। अब तो थोड़ा कम हो गया, पहले चला करते थे, ये डंबल हो गए। तो ऐसी संरचना होती है ग्रेमिनी के अंदर तो, और ये नॉर्मली अन्य द्विबीज पादपों में आपको इसी प्रकार के क्या होते हैं, नजर आते हैं। अब देखो, जिन पादपों के अंदर स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, वाष्पोसर्जन होता है, वो वाष्पोसर्जन क्या कहलाता है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहलाता है, जो कि पत्तियों के अंदर देखने को मिलता है आपका, है ना। यानी कि पत्तियों के द्वारा वाष्पोसर्जन होता है, वो क्या कहलाएगा, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ये तो किसके द्वारा हुआ, लीफ के द्वारा होता है, मोस्टली इसके द्वारा होता है, लीफ के द्वारा ये होता है ना। दूसरा टाइप अगर वाष्पोसर्जन की प्रकार करें, एक होता है कौन सा, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब क्यूटिकुलर में क्या होता है, जो आपकी लीफ होती है, इस लीफ के ऊपर एपिडर्मिस है, यहां पर क्या होता है, कुछ पदार्थों का एक निक्षेपण होता है आपका, जो कि अपारगम्य प्रकार के होते हैं, जल को बाहर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं, जिससे पानी बाहर नहीं जाएगा। तो ये मरुद्भिद पादपों में मोस्टली इस प्रकार की पत्तियां आपकी देखी जाती हैं, लेकिन ज़्यादा जब क्यूटिकल होता है तो ये क्या बीच बीच में से क्रैक हो जाएगा, इस प्रकार से जो फट जाते हैं, तो फटने पर जो दरारें बन जाती हैं, तो इन दरारों पे क्या होगा, इस भाग से क्या होता है, वाष्पोसर्जन की क्रिया आपकी हो जाती है। तो इनसे जो वाष्पोसर्जन क्रिया हो जाती है, इस क्यूटिकल वाले पार्ट से हुई, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं, है ना। तो क्यूटिकल की परत के द्वारा अगर कोई वाष्पोसर्जन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, क्यूटिकुलर वाष्पोसर्जन कहलाता है। आई बात समझ में। एक और होता है आपका तीसरा, लेंटिक्यूलर। तीसरा कौन सा है, लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन, वात रंध्रों के द्वारा। सबसे अधिक तो कौन सा होता है, ये होता है, सबसे ज़्यादा तो ये होता है, लगभग 90% के 80 से 90% होता है ना। ये लगभग 4 से 5% देखने को मिलता है, और ये लगभग 1% के समथिंग क्या होता है, देखने को आपका मिलता है। वात रंध्र कहाँ पाए जाते हैं भाई, वात रंध्र होते हैं नॉर्मली तने में। तने के अंदर क्या होते हैं, तने की एपिडर्मिस के नीचे ये क्या होते हैं, धसे हुए रंध्र आपके पाए जाते हैं, है ना। तो उन रंध्रों से के द्वारा भी क्या होता है, कुछ मात्रा में जल की हानि हो जाती है। तो ये वात रंध्रों के द्वारा होने वाला ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो वाष्पोसर्जन देखते हो 3 प्रकार से क्या होता है, ये वाष्पोसर्जन की क्रिया आपकी संपन्न होती है, जिसे अपन यहाँ पढ़ते हैं। अब देखो, वाष्पोसर्जन क्रिया और एक वाष्पीकरण, दोनों एक अलग अलग शब्द हैं आपके। पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। वाष्पोसर्जन में तो क्या देखा हमने कि वाष्पोसर्जन की क्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होती है, मोस्टली पत्तियों के द्वारा या पादप के वायवीय के भागों के द्वारा होती है। जबकि वाष्पीकरण के अंदर क्या होता है, वो किसी भी, जैसे आपके कपड़े हैं सूखते हैं तो किसके द्वारा होते हैं, वाष्पन के द्वारा ही तो होता है, तो वो वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। तो एक भौतिक क्रिया होती है, वो तो क्या है, भौतिक क्रिया है वाष्पन तो, जबकि वाष्पोसर्जन एक जैविक क्रिया होती है, जो कि पादपों के द्वारा हो रही है, जीवित सदस्यों के द्वारा ना। तो और दूसरा क्या होता है, वाष्पन की क्रिया को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो हो रही है जैसे होती रहेगी कंटिन्यू। जबकि इसको कंट्रोल करने का कौन काम कर रहा है, ये द्वार कोशिका कर रही है, गार्ड कोशिका क्या करती है, उसको रोकने का काम करती है। ये खुलेंगे गार्ड कोशिका तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उसका कंट्रोल करने का काम क्या ये करता है, वहाँ कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, ऐसी कोई संरचनाएं पाई नहीं जाती हैं, कंटिन्यू क्या होता है, होता ही रहता है वहाँ पर, है ना।
तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका। अब हम मेन चीज़ जो पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, एक इंट्रोडक्शन था, इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। मेन अपना जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा किसके ऊपर कि रंध्रों के जो इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट है वो क्या होता है। तो अपना मेन टॉपिक पढ़ेंगे अपन इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट, रंध्रीय गतियाँ ये क्या होती हैं, यानी कि रंध्र खुलते और बंद कैसे होते हैं। काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने इसके लिए क्या थ्योरियाँ दी गई हैं रंध्र खुलने और बंद होने की, तो वो सारे हाइपोथेसिसों को अपन को क्या करना है, रीड करना है, जो अपन करेंगे ना आगे। थैंक यू।